हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू थ्री स्टेप्स एकेडमी। मैं आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक न्यूक्लियर चैप्टर का हेडशॉट वीडियो फॉर 15 इयर्स क्वेश्चंस। जी हाँ, यहाँ पे क्या है बेटा, 15 इयर्स क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं न्यूक्लियर चैप्टर के। और ये चैप्टर अब बहुत आसान चैप्टर है। सबसे इजीएस्ट अगर कोई चैप्टर है वो ये है। एट्थ चैप्टर भी इतना इजी नहीं है जितना कि ये है। ये थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन ये भी इजी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियर चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर के अंदर आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस मिलेंगे और उसमें से आपको एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं फिर से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहली बात, यहां से एक थ्योरेटिकल वही क्वेश्चंस आएगा जो हर बार रिपीट होके आता है। अगर कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा तो वही आएगा जो यहां से रिपीट होके आता है। फिर भी कोई नया क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अगर इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा अगर नया चेंज करके आ जाएगा तो उसको भी अपन सोल्व कर लेंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं 15 इयर्स क्वेश्चंस की न्यूक्लियाई चैप्टर के लिए। बस आपको अपने आप पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लेट चल रहे हैं। हो सकता है लेट चल रहे हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि मेरा ये पहले प्लान में नहीं था ये सीरीज। फिर भी कुछ बच्चों के कहने के साथ मैं इसको कंटिन्यू किया, स्टार्ट किया, और अब अपन इसको खत्म करने की तरफ है। अभी न्यूक्लियर होगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर और ईएम वेव 8 चैप्टर बहुत ही छोटा सा रहेगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं न्यूक्लियर चैप्टर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और छोटा है और अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो इसके न्यूमेरिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इजी होता है। हम इसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसे जैसे कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो हम उसको कोशिश करेंगे स्किप करने का। अगर फिर भी अगर करने लायक होगा तो हम उसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। बता दूंगा मैं कौन सा क्वेश्चन कहां पर आया हुआ है, रिपीट हो रहा है, वो सब हम आगे बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटीज ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर के साथ दिया हुआ है और डेंसिटी के बारे में बात करना है। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, मास नंबर कितना है, 64 है एंड 124 है। तो न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है पता है क्या? न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे इंपैक्ट डिपेंड नहीं करती है। इसकी वैल्यू होती है 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब, ऐसे होती है। तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो आपको यहां पर इसको, मास नंबर ए की कोई टर्म है क्या? देर इज नो टर्म ऑफ ए की कोई भी टर्म नहीं होने के कारण ये क्या है, चाहे 64 हो, चाहे 124 हो, चाहे 1024 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर 1 सीधा से इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर है, इसलिए आंसर ये आया है। आगे देखते हैं, द रेडियस ऑफ 27 13x, या इसको पढ़ते कैसे, इसको ऐसे पढ़ते 13x27। सबसे पहले मास नंबर, एटॉमिक नंबर पढ़ा जाता है, फिर सिंबल को पढ़ा जाता है, फिर उसके ऊपर वाले मास नंबर को पढ़ा जाता है। x न्यूक्लियस, देन r रेडियस इज r, द रेडियस ऑफ y विल बी, और y का आपके सामने ये 125 इसकी दे रखी है। तो आपको क्या पता है, जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना, दैट r इज इक्वल्स टू r0 इंटू ए टू दावर 1/3। r0 कॉन्स्टेंट है, r इज प्रपोर्शनल टू ए टू दावर 1/3 हो गया। अब जब ए टू दावर 1/3 हो गया तो आप इसको देख सकते हो ऐसे, r इज प्रपोर्शनल टू हो गया ना, तो सीधा सा ऐसे कर दो, r1 अपॉन r2 a1 टू दावर 1/3 अपॉन a1 टू दावर 1/3, a2 टू दावर 1/3, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। जब ये लिख दिया 1 तो आप उसको मान लो x को, है ना, r x, तो आर एक्स तो क्या हो गया, इसकी तो दे दी r अपॉन r2 हमें फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने ry लिख दिया। और a1 उसका मास नंबर कितना है, देखो ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास 27 की पावर 1/3, क्यूब रूट हो जाता है ये, और इधर 125 की पावर 1/3। तो इसकी रेडियस पूछी है ना, y वाले की। तो r अपॉन आर वाई इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब रूट करोगे तो 3 का 27 होता है, ये 5 इंटू 5 का होता है, तो है ना,
तो ये होता है, तो इसका हमें क्या करना है, 1/3 पावर करनी है। तो r अपॉन आर वाई इज इक्वल्स टू 3/5 ये हो गया। तो यहां से r को तो इधर ले आओ और बाकी सब कुछ घुमा के ले जाओ। तो आर वाई इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू आर, 5/3 इंटू आर ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक बात बताऊं, कई बार हम सोचते हैं यार जो एकदम अलग सा है ना वो तो आंसर होगा ही नहीं। आंसर वो होगा जो सिमिलर से होंगे, उनके बीच में से कोई आंसर निकल के आएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो यहां पे बता रहा है। ये देखो इतने मुश्किल मुश्किल चीजें हैं, उनका आंसर नहीं निकला, जो इजीएस्ट है उस वो आंसर में आया है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है ऐसा भी, ये हमारे साथ माइंड गेम ज्यादा खेलते हैं। देखो पढ़ाई सभी लोग करते हैं, पढ़ाई हर बंदा करता है पूरे साल भर, सभी तो नहीं, कम से कम 60% स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करते हैं। लेकिन मार्क्स बहुत कम लोगों के आते हैं, बहुत कम मतलब 30 से 40% के ही आते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो जो 3 घंटे होते हैं ना उसमें जो दिमाग चला सकता है, और ये जो 3-4 दिन होते हैं इसमें जो दिमाग चला सकता है, वो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। फिर हम बात करते हैं यहां पे द डिफरेंस इन मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज 21 U, 21.00 U. The binding energy per nucleon for this nucleus is equal to the energy equivalent of, ये कह रहा है कि डिफरेंस इन मास ऑफ दिस न्यूक्लियस एंड टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज 21। जो एक तो यहां पे दो टाइप के मास होते हैं, एक तो न्यूक्लियस का खुद का मास, जैसे आपके पास है ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन 816। एक तो इस पूरे ऑक्सीजन का मास है, मान लिया कुछ भी है। एक इसके अंदर जो 8 प्रोटॉन्स है और प्लस 8 न्यूट्रॉन्स है, एक इन सब का कुल मास। जैसे आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, 25 बच्चियां हैं, उन दोनों का कुल जो मास है वो अलग है, और आपकी क्लास का जो मार्क्स है वो थोड़ा कम है, इस तरीके से, है ना। तो ये अभी जल्दी में कॉन्सेप्ट थोड़ा हो सकता है कम समझ में आए, क्लास में चैप्टर में पूरा अच्छे से बता रखा है मैंने। तो यहां पर क्या है, इस इनका मास में और इसके मास में थोड़ा डिफरेंस है, वो कितना है 21 U। तो ये बोल रहा है देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ, पर न्यूक्लियन पे आ गया। तो इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होता है ना, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी के इक्विवेलेंट। इससे क्या बनती है, बाइंडिंग एनर्जी बनती है ना। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एम से। अब पर न्यूक्लियन का सवाल आ गया ना, तो पर न्यूक्लियन का आ गया तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी में आप क्या करो, इससे 7 से उसका जितना मास नंबर है उससे डिवाइड कर दो। जैसे आपके पास अगर डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट है, तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो E इज इक्वल्स टू वैसे होता है mc², तो इतनी एनर्जी निकलेगी। इसको हम न्यूक्लियस वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो वो हो जाता है डेल्टा एम इंटू 931, इतनी। इसको क्या बोलते हैं, EBN बोल देते हैं। अब EB बोल देते हैं, EBN नहीं EB बोल देते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी हो गई। अब बोल रहा भाई साहब फिर हमें एक बात बताओ, पर न्यूक्लियन के लिए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पर न्यूक्लियन के लिए तो EB/A होगा। तो EB कितने के इक्विवेलेंट है, 21U के इक्विवेलेंट है। तो A कितना है, इसका मास नंबर ऊपर लिखा हुआ चिपकाया हुआ है ना, ऊपर ही ऊपर 7। तो ये पर न्यूक्लियन के लिए 3U के बराबर एनर्जी आई है ये। ठीक है ना, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है समझाने की, होपफुली समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी है, अभी रात के काफी लेट हो चुका है ना। तो कोई बात नहीं, अपनों को अपना काम करना है अभी। द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये इंपॉर्टेंट, ये इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज शार्प पीक फॉर हीलियम न्यूक्लियस। दिस इंप्लाइज दैट हीलियम न्यूक्लियस इज शार्प पीक, मतलब जैसे ये ग्राफ होता है ना, ऐसे जाता है
हीलियम यहां मिलता है, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, फिर ऐसे चलते फिर ऐसे चलता है। तो यहां पे शार्प पीक है, इसका मतलब क्या है? हीलियम न्यूक्लियस इज रेडियो एक्टिव, इट इज अनस्टेबल, easily feasible, fissionable, no, more stable nucleus than its neighbors। शार्प पीक होने का मतलब है यही। आपके घर के आसपास में सारे मकान नॉर्मल से और एक अचानक से कोई बंगला मिल जाए, कोई ऊंची बिल्डिंग मिल जाए ना, तो वो क्या क्या नजर आएगा? वो अपने आसपास से ज्यादा पैसे वाला है, यही समझोगे ना। तो इसमें भी ये न्यूक्लियस क्या है, इसके आसपास वाले इतने नहीं है, लेकिन ये पीक बना रखा है यहाँ पे। तो इस पीक के कारण क्या है, इस पीक के कारण क्या है, ये मोर स्टेबल है ना। तो ध्यान रखना, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है इसलिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गर देन कुलाम्बिक फोर्स, ये तो ट्रू है। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ न्यूक्लियन, दे हैव सेम अबाउट they have about the same magnitude for different nucleon, ये भी सही है। they are always attractive, ये भी सही। they saturated as they saturate as the separation between two nucleon increases, नहीं, ये वाला आंसर ये वाला सही होगा, क्योंकि they saturate as separation increase, तो separation increase होने पर फोर्स सेचुरेट नहीं होगा, फोर्स इंक्रीज होने पर सॉरी डिस्टेंस सेपरेशन इंक्रीज होने पर फोर्स डिक्रीज होते जाता है ना, वो डिक्रीज होते जाता है, खत्म होते जाता है, और बहुत ही शॉर्ट रेंज में खत्म हो जाता है। तो डिस्टेंस इंक्रीज होने पर वो खत्म होता है, सेचुरेट नहीं होता। सेचुरेट होने का मतलब इंक्रीज होता है या सेचुरेट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। फिर है आपके पास यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू। अगेन वही आ गया, नॉट ट्रू का ही केस है, लेकिन कुछ और होगा। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन two nucleon falls rapidly to zero as their distance is more than a few femtometer। nuclear force between two nucleon falls rapidly zero, ये तो सही है, ये तो करेक्ट है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कुलाम्बिक, यही है जो आंसर है कि न्यूक्लियर फोर्स इज वीकर, वीक थोड़ी होता है, स्ट्रांग होता है ना। और एक चीज और देखो, एक चीज और, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये बहुत काम की चीज है। फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस लार्जर देन 0.8 फर्मी एंड रिपल्सिव इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लेस देन इतना फर्मी 0.8। इससे कम हो जाता है ना तो न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव होने लगता है, इससे ज्यादा रहता है तो वो इस जगह पे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव रहता है, इससे ज्यादा रहता है तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव रहता है, इससे और ज्यादा होने पर फिर जीरो हो जाता है। थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना, 2 फर्मी 3 फर्मी के ऊपर तो जीरो हो जाता है, ये आप ध्यान रखना है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम, ये भी सही। ये तीनों चीज है ना, ये इसको फोटो खींच लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों फीचर है, इसके याद कर लो इनको, है ना, ये बहुत काम आएंगे आगे। देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, आंसर मिल गया, कॉन्सेप्ट मिल गया, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं अभी थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि रात का टाइम है, घर पे सब सो रहे हैं, मैं अकेला वीडियो बना रहा हूं यहाँ पे, और नियरली 12:45 बज चुके हैं, 12:30 के आसपास हो गई है टाइम। एसरसन द न्यूक्लियस 3x7 इज मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियस 3y4। ये एक एसरसन दे रहा है ये, और ये कह रहा है रीजन क्या है, 3x7 कंटेन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कह रहा है मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं प्रोटॉन तो नंबर ऑफ ज्यादा कहां है, इसके अंदर भी 3 प्रोटॉन्स है, इसके अंदर भी 3 प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स तो सेम है, तो ये तो गलत हो गया। पहले वाला सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहां पर देखो आप, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 3, दोनों मिलकर है 7, तो न्यूट्रॉन कितने वे 4। इन दोनों का जो रेशियो नियरली सेम है, नियरली वो एक दूसरे के आसपास में है, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। जिसके अंदर या तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाए, जिसके अंदर या फिर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाए, वो फिर थोड़े अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। एक कारण दूसरा है कि मास नंबर शुरुआत में थोड़े थोड़े बढ़ते हैं ना, इंक्रीज होते हैं, तो वहां पर भी उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो
एसर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है इसका, रीजन गलत है तो सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट इज एसर्शन इनिशियली it was believed that mass and energy are conserved separately in nuclear reaction। ये कह रहे कि जब हम सबसे पहले की बात करें, क्लासिकल थ्योरी की हम बात करें, वहां पे हम क्या समझते थे, मास और एनर्जी ये दोनों अलग अलग कंजर्वेशन होता है इनका। बिल्कुल सही बात, हम ऐसा समझते थे, ये सही है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वन कैन कन्वर्ट मास एंड एनर्जी इनटू अदर फॉर्म, मास को एनर्जी से, एनर्जी को मास में। बात तो ये भी सही है लेकिन ये ना उसको एक्सप्लेन नहीं करती, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, बी ऑप्शन होगा। क्योंकि जो बाद वाली चीज आई है वो उसने अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, तो वो पहले वाली को एक्सप्लेन थोड़ी कर रही है, ये चीज है। अगर वो उसी को सपोर्ट करता और फिर एक्सप्लेनेशन देता ना, जैसे कि रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने बोला कि नियरली पूरा मास खाली है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब बोर वाला कॉन्सेप्ट आकर उसको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई एल इक्वल्स टू ये होता है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसने अगर वो खारी खत्म कर देता तो फिर वो उसको काम नहीं करता, फिर वो बी को आंसर आता है ना, ये उस टाइप से है। जैसे यहां पे नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली द सेम, द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये सही बात है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है दोनों, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक पॉजिटिव एक न्यूट्रॉन है, सबके बीच में सेम है, इसका मतलब चार्ज का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, चार्ज का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। आगे देखते हैं, एसर्शन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट फॉर मिडिल मास, इसके लिए नियरली कांस्टेंट है, ये सबको पता है। अब उसका रीजन देखो कितना बढ़िया है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज इन नेचर, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज इन नेचर, और शॉर्ट रेंज होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसका आंसर ए सही होगा। वो एसर्शन वाला कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना आपको। आगे अब है यहां पर, विच फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू द क्यू ऑफ द रिएक्शन, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पे देखो क्यू वैल्यू का मतलब क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। अब न्यूक्लियर रिएक्शन आपने जब भी कहीं देखी होगी तो आपने कहीं क्यू वैल्यू देखी है क्या? जैसे मान लो आपके पास ए कोई न्यूक्लियस है, बी न्यूक्लियस, ये दोनों मिलकर बने सी प्लस डी में गए, हुआ, प्लस उसके साथ में लिखा जाता है यहां पर क्यू। तो ये क्यू क्या है? क्यू इज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ, है ना, ये क्यू क्या वहां पे एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर reactions, energy released in nuclear reaction is known as a Q value. Then four nuclei of an element undergo fusion to form a heavier nucleus with release of energy. Which of the two, the parent or the daughter nucleus, would have higher binding energy per nucleon? ये बताना है। ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक न्यूक्लियस है, जैसे कि मान लो 1H1, ये एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल से बात करते हैं, इसके 4 प्रोटॉन्स जब मिलते हैं तो फिर वहां पर ये कुछ हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, और प्लस यहां पे समथिंग कुछ ना कुछ रहता है, यहां पे बहुत सारी चीजें रहती है, लेकिन ये प्रोटॉन्स हीलियम में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा स्टेबल है, हीलियम तभी तो कन्वर्ट हुआ ना। भी जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चाहे कोई और रिएक्शन हो, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। और जहां से ये मिलते हैं ये वाले, ये हमेशा क्या कहलाते हैं? ये पेरेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये अकेला है, 4 मिलकर बन रहे तो ये पेरेंट है, और ये इस साइड वाला क्या कहलाता है? बेबी।
एक चीज और बता दूं, न्यूक्लियर फिजन हुआ, फिजन मतलब टूटना, है ना? तो उस कंडीशन में एक बड़ा यूरेनियम एक क्रिप्टॉन और जिनन में कन्वर्ट होता है, तो भी ये अकेला पेरेंट है, ये बेबी है। बड़ा छोटे में टूटेगा तो भी ये पेरेंट ये बेबी। अगर ए प्लस बी मिले और फिर अकेला सी बड़ा बना, ये छोटे हैं ये बड़ा है, तो भी ये पेरेंट है ये बेबी है। इस साइड वाले सारे जो रिएजेंट्स जो आप बोलते हो ना केमिस्ट्री में, वो सब के सब यहां पे पेरेंट्स कहलाएंगे। जहां जो आप प्रोडक्ट जो बोलते हो वो क्या कहलाएंगे, वो बेबी कहलाएंगे। ठीक है? अब बेबी जो होगा ना वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब उसकी हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। तो बेबी क्या रखता है, हायर ईबीएन। मैं अब फिर शॉर्ट में लिख देता हूं, ईबीएन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जो ईबीएन है ना ये होता है, और बाइंडिंग एनर्जी ईबी होता है। ये ध्यान रखना, पूरे लेक्चर के अंदर इस चीज को ध्यान रखना आपको। कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ना, इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। अब आपको बताना है कितनी हो रही है एनर्जी रिलीज। अब यहां पे लेकिन वेयर बीई ऑफ इसका इतना और बीई ऑफ इसका इतना, हाँ। तो यहां पे आपको कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन, दोनों के फ्यूजन रिएक्शन में टोटल एनर्जी रिलीज आपको निकालनी है। तो यहां पर इन दोनों की एनर्जी आप ऐड कर लो, इधर की एनर्जी आप ऐड कर लो, और फिर दोनों का जो डिफरेंस है उतनी एनर्जी वहां पे रिलीज होगी। यहां पे देखो इसकी कितनी एनर्जी है, ये रही। तो आपको ये देखना है ईबी, ईबी ऑफ पेरेंट, या डायरेक्ट करो ना इसको, मैं इतना लिखने की क्या जरूरत है। 2 इंटू बीई ऑफ 1H2। तो ये कितनी है, 2 इंटू 2.23 MeV है। तो ये हो जाएगा आपके पास 644 हो जाएगा। और ये कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है ईबी या बीई ऑफ 2He3। ये है आपके पास 7.73, ये हो गया। अब दोनों का जो डिफरेंस है ना उसके बराबर एनर्जी रिलीज होगी। और डिफरेंस किसका, प्रोडक्ट माइनस पेरेंट का, या बेबी माइनस पेरेंट का। तो 7.73 माइनस 4.46, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि यहां पर ये जो है ना ये न्यूट्रॉन है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी क्या? न्यूट्रॉन अकेला पार्टिकल है, अकेले पार्टिकल को बंधने के लिए कोई कुछ नहीं चाहिए। एक पार्टिकल है उसको तो कोई एनर्जी नहीं होती। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, ये पता कौन सी एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी मतलब अट्रैक्टिव फोर्स की एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये क्या होती है, एक टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च की जाती है ना, वो उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है, और उस एनर्जी को जब चाहे हम काम में ले सकते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अट्रैक्टिव फोर्स की एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है। ये तो इतना तो पता है ना सबको। न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, तो इसकी एनर्जी भी नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। हम हमेशा यहां पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे, पूरे चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बेबी न्यूक्लियाई इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी
per nucleon of baby nuclei more than the binding energy parent nuclei, hence energy is released, hence energy is released। इसका मतलब क्या हो समझे आप, कि ये जो बेबी है इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, पेरेंट की कम होगी, और फिर एनर्जी, इस वजह से एनर्जी रिलीज होगी। तो ये काम थोड़ा उल्टा नहीं हो गया क्या? पहले एनर्जी कम है, फिर ज्यादा हो गई, और फिर रिलीज और हो गई, ये क्या हुआ? मतलब एनर्जी तो फिर कंजर्व नहीं रहना, ऐसा सिस्टम सा हो गया ना। इसका एक, अभी इसी जगह पर एक चीज बना लो, नोट डाल लो, बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में होती है। बाइंडिंग एनर्जी किस में होती है? नेगेटिव में। हम यहां पे उसका नेगेटिविटी का जिक्र नहीं करेंगे, यहां पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, यहां तो हम पूरा पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं, लेकिन होती किसमें? नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव होती है तो सुनो, ये नेगेटिव कितनी है? ये -4 है, ये नेगेटिव 7 है, ठीक है। तो इसमें से कम कौन सा है? एक्चुअल में, रियलिटी में तो कम ये है। तो अगर कोई पार्ट यहां से यहां आएगा ना, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ही करेगा। जस्ट लाइक एटम चैप्टर, -3 वाले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, मतलब जहां पे उसकी एनर्जी -3.4 है, वहां से वो -13.6 वाले में चला गया, तो मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आ गया, तो इमिशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव में गया, मतलब एनर्जी लॉस करी उसने। यहां पर भी कम नेगेटिव से ज्यादा नेगेटिव में आया, तो एनर्जी लॉस करी इसने। इस बात को समझ गए ना, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम बार बार लिखेंगे वाई एनर्जी इज रिलीज्ड, वाई रिलीज्ड, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेबी न्यूक्लियाई इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, हेंस एनर्जी इज रिलीज। इस सेंटेंस को, इस आंसर को सुन करके सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बोलो सर जब बेबी की ज्यादा है, पहले वाले की कम है, तो रिलीज नहीं, एब्जॉर्ब होनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ये मामला पूरा नेगेटिव चल रहा है, तो ये नेगेटिव में ज्यादा होने का मतलब वो कम है, और ये नेगेटिव में कम होने का मतलब ये ज्यादा है। तो इसका मतलब इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके बाद कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज को दोबारा सुनने की किसी से, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, है ना। तो इसको बांधने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? सीधा आप यहां से इस एनर्जी को से इसको सपरेट कर दो, अपने आप हो जाएगा काम। और अगर एक चीज और, यहां पे ये एनर्जी नहीं देके मास देते था, तो हम मास में कितने डेफिशिएंसी आई वो कैलकुलेट करते, फिर उससे हम एनर्जी निकालते। एग्जांपल आएगा तब देखेंगे। फिर है कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। ये पिछले वाला ही आ गया, दोबारा आ गया क्वेश्चन, ये कोई वो नहीं है ना, रिपीट है ये, रिपीटेड। दूसरा है अ न्यूक्लियस विद मास नंबर A इक्वल्स टू 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Be अपॉन A है इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ A इक्वल्स टू 120 विद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये बता दो। तो कैसे हुआ है, आपके पास एक न्यूक्लियस है सपोज X, ये ब्रेक हो गया किसमें? ये ब्रेक हो गया 2 इंटू वाई में। इसका है 240, इसका है 120, मास नंबर और क्या है ना। अब इसकी EBN कितनी है? EBN मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A कितना है इसका, इस वाली साइड का 7.6 है ना। ये किसका है? इस वाली साइड का है। और इस वाले का EBN कितना है? BE अपॉन A कितना है? ये 8.5 है, ये दिया हुआ है। तो अब आपको यहां पे फाइंड आउट करना है क्या? रिलीज्ड एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी के लिए इसकी एनर्जी कैलकुलेट करो पहले। इसकी BE कितना आएगा? 7.6 इंटू 240। तो इसको आप देख लेना, हम सोल्व बाद में करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दो।
फिर हम इसके लिए बीई कितना है, वो है 2 इंटू 120 इंटू 8.5 ऐसे है। मतलब 2 इंटू 120 ये ए हो गया है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बीई इज इक्वल्स टू 2 इंटू नॉट 2 120 इंटू 8.5। लेकिन यहां पर ये डबल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ में आया। अब आप क्या करोगे, यहां पर रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी कितनी होगी, इसको आप एक तरीके से, इसको आप 2 मान लो, इसको आप 1 मान लो, तो ई बीई ऑफ बेबी न्यूक्लियाई माइनस बीई ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। अब इस बेबी वाले में से, इस वाले पार्ट में से 2 इंटू 120 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, 7.6 ही है ना, ये आ गया। कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, क्यों नहीं करनी पड़ी, देखो ये 240 इधर से भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कॉमन आ गया, 8.5 माइनस 7.6, सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं आता क्या आपको, जो भी आंसर है आप लिख देना। 24 9 जा कितना होता है, 24 9 जा होता है 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नियरली जो एनर्जी है ना, जैसे कोई यूरेनियम जितना बड़ा कोई पार्टिकल है वो 2 छोटे में टूटता है ना, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, नियरली 200 मेगावाट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है जब एक यूरेनियम किसी क्रिप्टन Kr और जीनन Xe में ब्रेक होता है वहां पर। तो ये बाकी ठीक है, इतना काम हो जाएगा, ये आपके सामने है। ओके, आगे चलें। ड्रॉ ए ग्राफ, ये आपका कोई खास नहीं है इसमें। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पेयर ऑफ न्यूक्लियन, पेयर ऑफ न्यूक्लियन है ना, एज अ फंक्शन ऑफ सेपरेशन डेडिकेटेड, indicate the function in which nuclear force, indicate the function, indicate the function in which the nuclear force is attractive and repulsive, कौन से रीजन में अट्रैक्टिव है, कौन से में रिपल्सिव है। तो ये वाला ग्राफ है, यहां पे ये सेंटर में 0, नीचे -100 MeV, ऊपर +100 MeV, और ये ऐसे नीचे जाके फिर ऐसे रैपिडली ऊपर आ जाता है इस तरीके से। मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ऐसे ऊपर आ जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये होता है 0.8। अब इसके नीचे जो होगा ना, इसके नीचे यहां पे इस जगह पे वो होगा रिपल्सिव। ये जो जगह है यहां वाली, यहां पे क्या है, रिपल्सिव है, और ये जो जगह यहां पे क्या है, अट्रैक्टिव है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों रीजन मार्क कर दिए, 1 नंबर के क्वेश्चन में इतना ही मिलता है। आगे देखते हैं। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स की 2 प्रॉपर्टी अभी अभी पढ़ी थी ना, वही है। 4 प्रॉपर्टी होती है, वो 4 याद कर लेना, ये 2 प्रॉपर्टी आराम से यहां पे लिख देना। तो ये आपको 2 प्रॉपर्टी खुद को लिखनी है ना। नेक्स्ट है, when 4 hydrogen nuclei combine to form a helium nucleus, estimate the amount of energy in MeV released in this process of fusion, neglect the masses of electron and neutrons, neglect the masses of electrons and neutrons। बाकी सब कुछ भूल जाना है, जो सामने है यही करना है, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कहा था, ये आपके पास 4 हाइड्रोजन है, या आप इसको प्रोटॉन बोल सकते हो, ये मिलकर 2He4 ये हीलियम बना लिया इसने। हीलियम यही होता है। अब इस केस के अंदर आपको कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है ये बताओ। तो मैंने आपको बोला था ना कि मास अगर दिया हुआ हो तो मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है, डेफिशिएंसी ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो इसका मास कितना है, इसका 1 का दिया हुआ है ये, तो इधर का जो मास है
इसको बोलेंगे M1। ये हो जाएगा 4 इंटू 1.007825। तो इसका जो मास है ना वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को मोबाइल में। और ये M2 इज इक्वल्स टू है 4.002603। ये M2 है। फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा M विल बी M1 माइनस M2। ये मास ज्यादा होगा इस साइड का हमेशा, इस साइड का मास हमेशा कम होगा, तो मास में डेफिशिएंसी आएगी, और जो डेफिशिएंसी आएगी मास में वही काम करेगा। तो देखो यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं मैं आपके लिए इसको, क्योंकि बिना कैलकुलेशन हर बार छोड़ते हैं ना तो फिर मजा नहीं आता इक्वेशन करने में। ये हो गया आपका 4 इंटू 1.007825, तो ये हो जाएगा 4.0313 ऐसे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4.0313 माइनस ये आप लिखोगे 4.002603। तो ये कितना आएगा, देखो ये आप जब करोगे इसको माइनस 4.002603, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.0286। इतना आपको ना जितने डिजिट तक हो सके ना, जितना किया हो तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ये आपके पास क्या आ गया, डेल्टा मास का डेफिशिएंसी आ गई, मास डिफेक्ट बोलते हैं इसको। और अब एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी डेल्टा एम इंटू 931, और ये किस में आ जाएगा आंसर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्योंकि अब इसका भी कारण बताऊंगा मैं आपको, इसको आप 931 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, पहले इसको वैल्यू तो लिखें, 0.02869 इंटू 931, तो ये आ जाएगा 26.71 MeV। इसका मतलब बताऊं क्या आपको क्या है, इसका मतलब ये कह रहा है ये कि यहां से कोई भी जो रिएक्शन होती है ना, चाहे फ्यूजन हो चाहे फिजन हो, दोनों याद रखना, इस रिएक्शन में एक्चुअल में मास डिक्रीज होता है। जो मास जितना डिक्रीज हुआ ना वो फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो रिलीज होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा इक्वेशन में कॉन्सेप्ट यही है। अब जितनी इक्वेशन आएगी उतने उतनी बार रिपीट होगा ये, ओके, ध्यान रखना। हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत स्पीड से। A heavy nucleus X of mass 240 binding per nucleon, फिर split into two X, Y and Z mass 110 and 130. Binding energy of nucleon Y and Z is 8.5 MeV per nucleon. Calculate the energy released. यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया। X जो है वो 240 है, इसका मास नंबर, ये कन्वर्ट हुआ y प्लस z के अंदर, इसका 1110 है, इसका 130 है। इसके लिए EBN मतलब BE अपॉन A कितना है 7.6। इन दोनों के लिए EBN मतलब BE अपॉन A दोनों के लिए कितना है 7 नहीं है 8.5 ये है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, फिर से सेम वही, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी 240 इंटू 7.6, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी BE1 प्लस BE2, तो 1 कितना है 110 इंटू 8.5 प्लस 130 इंटू 8.5। सोल्व मत करो, सोल्व आगे आके कर देना है, ठीक है। इसमें से अब ये वाली सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये पेरेंट हो गया, ये क्या हो गया, ये बेबी हो गया। तो आप इसको लिख लो ई बी ऑफ बेबी माइनस बीई ऑफ पेरेंट, तो ये सेम वही आएगा, सेम वही आएगा। तो इसको आप जब यहां पे करोगे इधर ही कर लो, 110 इंटू 8.5 प्लस 130 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6। तो ये जब आप सोल्व इनको ऐड कर दोगे तो ये
240 इंटू 8.5, ये हम कर चुके हैं पहले, मैंने बता ही दिया 7.6। तो ये आपको 240 तो कॉमन ले लेना है, 8.5 माइनस 7.6 इज इक्वल्स टू, यही है, सेम है, रिपीट हो गया, क्या करें, कोई बात नहीं है ना, आगे चले। बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कन्वर्ज्ड इन द न्यूक्लियर प्रोसेस या न्यूक्लियर रिएक्शन। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, दोनों तरफ ऐड करोगे, जैसे हो ना केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करते हो दोनों तरफ, तो वो एटम्स के नंबर सेम होने चाहिए, वही चीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियॉन्स है वो कंजर्व्ड है यहाँ पे in nuclear reaction like this. In what way the mass converted in the energy, explain। ये सब तो है, तो फिर भी मास कैसे कन्वर्ट हुआ, तो यहां पे आप लिखोगे कि टोटल मास ऑफ, ये टोटल मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई is more than the total mass of baby nuclei, hence deficiency of mass in the process converted into the form of एनर्जी। एनर्जी है ना, तो न्यूक्लियर एनर्जी या एनर्जी, इसमें टोटल मास होता है ना, इसका ज्यादा होता है, बेबी का कम होता है, बेबी साइड का। तो इस वजह से जो मास में डेफिशिएंसी है वही एनर्जी के रूप में प्रकट होती है, एनर्जी के रूप में रिलीज्ड हो जाती है। ओके, ये आपको ध्यान रखना। देन प्रूव दैट द न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है सारे न्यूक्लियस के लिए, चाहे छोटा न्यूक्लियस हो चाहे बड़ा न्यूक्लियस हो। तो देखो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब किसी न्यूक्लियस का जो टोटल मास है, इसका मतलब क्या है, टोटल मास का मतलब यह है कि टोटल मास का मतलब यह बेटा कि उसका जितने प्रोटॉन्स है उनका मास प्लस जितने न्यूट्रॉन्स है उनका मास, दोनों का मास नियरली थोड़ा सेम सा होता है, इसलिए हम उन दोनों का मास लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर के बराबर। मास नंबर के बराबर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, इनटू किसी एक पार्टिकल का मास। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, मास आपको पता है कि भाई हर बच्चे का 80 किलो है, तो आपको टोटल मास कैसे फाइंड आउट करोगे, 40 इंटू 80, 40 इंटू 80। ओके, अब v कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। अब आपको पता है कि r तो होता है r0 इंटू ए टू दावर 1/3, तो रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा am, 3 ऊपर आ जाएगा 4 नीचे रह जाएगा, ये पाई r0 इंटू ए टू दावर 1/3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3am, अभी 1am हो रहा है वैसे, 3am नहीं हो रहा, 4 पाई r0 ए टू दावर 1/3 की पावर 3 है ना, तो ये पावर क्या हो जाएगी, एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगी, और क्या है, ए से ए कैंसिल आउट, और ये बचेगा 3m, 4 पाई r0। अब यहां पे देखो जो m है ना, m है पाई है r है, सारे के सारे कांस्टेंट है, कोई भी टर्म एक ही नहीं है, नो टर्म ऑफ a, hence it is independent of
मास नंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा, है ना। आगे नया क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ Fe120 इफ द एल्यूमिनियम 27 इज 3.6 FM। तो इसके लिए आपको सीधा सा है, R इज इक्वल्स टू R0 8 द पावर 1/3। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 8 द पावर 1/3, यही तो है रिलेशन। तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो R ऑफ Fe अपॉन Fe12 लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, है ना। R(1) R(2) इज इक्वल्स टू A1 to the power 1/3 A2 to the power 1/3। किसी एक को 1 ले लो, किसी एक को 2 ले लो, तो Fe को 1 ले लेते हैं, तो R1 अपॉन R2। तो R2 कितना हो जाएगा, ये 3.6 फर्मी इज इक्वल्स टू ये कितना है फिर 125 की पावर 1/3, ये कितना है 27 की पावर 1/3। तो ये ऊपर चला जाएगा 3.6 इंटू इसका क्यूब रूट करोगे तो 5/3, जो भी आंसर आए आपका आंसर आना चाहिए। तो ये 1.2 हो जाएगा, 6.0 फर्मी हो जाएगा। कौन, R1 की वैल्यू। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी किया है मैंने। आगे देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स। आइसोटोप वो होते हैं जिनका, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। आइसोबार्स में फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, और साथ ही साथ इनमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इतनी सी बात है। फिर क्या है, टू न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट मास नंबर, दो न्यूक्लियाई डिफरेंट A और A2 मास नंबर है। आर दीज न्यूक्लियाई नेसेसरीली आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। दो न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर अलग अलग है, तो इट इज नेसेसरी कि वो आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट ही हो। जरूरी नहीं है, वो अलग अलग भी तो हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। और इज इट मास नंबर A1 A2 आर दीज नेसेसरीली, नेसेसरीली नहीं है, दे हो सकते हैं वो, दे मे बी बट नॉट मस्ट बी, है ना। दे मे बी आइसोटॉप्स बट इट इज नॉट नेसेसरी टू सो दैट दे आर आइसोटॉप। तो ये ध्यान रखना, नॉट नेसेसरी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नॉट नेसेसरीली। Then how the size of nucleus is experimentally, how the size of nucleus experimentally determined. Write the relation between radius and mass number of nucleus. Show that the density of nucleus is independent. जो show that वाला केस है ना, ये वाला जो केस है ये तो हमने अभी जस्ट किया है थोड़ी सी देर पहले ही, और ये कहां पर है 22 नंबर पर है, ये 22 नंबर पे किया हुआ है। और हाउ साइज ऑफ न्यूक्लियस डिटरमाइंड बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बाय स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग किया था, फिर न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, उसके बाद फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, उनसे इसकी साइज को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया। फिर इसके बाद रिलेशन जो है ना रेडियस एंड मास नंबर का, वो क्या होता है, वो होता है R इज इक्वल्स टू R0 8 द पावर 1/3, where R0 is equals to 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। आगे चलते हैं। हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियर फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक वही है अभी जो बात की थी। राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर, ये इसने फिर से सेम पूछ लिया। प्रूव दैट, ये वही है, जस्ट रिपीट, रिपीटेड। इसका 22 नंबर पर है, और साइज ऑफ बाई
बाई अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग है, फिर न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हुआ है। और राइट द रिलेशन, रिलेशन हमने लिखा ही था अभी, आर नॉट ए टू द पावर 1/3। चलो आगे, डिफाइन टर्म मास डिफेक्ट, हाउ इट इज रिलेटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट बता सकते हो क्या? मास डिफेक्ट को डिफाइन करना है और क्या, अब अपन इसमें यही थोड़ी करते रहेंगे। अब मास डिफेक्ट आपका डिफाइन करना है डेल्टा एम को, ठीक है? तो इसको डिफाइन ऐसे करोगे, टोटल मास ऑफ ए न्यूक्लियस शुड बी इक्वल्स टू द मास ऑफ इट्स, टोटल मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, mass of protons plus mass of neutrons, but it is found to be less than the mass of its constituents. Hence there is a deficiency of mass. This deficiency of mass is known as a mass defect, and this mass defect is converted into the form of nuclear binding energy, which is required for the binding of protons and neutrons in very small space, and this is hence this is required for nuclear stability। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है? आगे, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर ए ऑफ 2 से लेकर 170 के बीच में। यूज दिस ग्राफ टू एक्सप्लेन रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन। तो देखो ये कह रहा है आपको ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, यहां से स्टार्ट करोगे, ड्यूटेरियम से स्टार्ट होगा, पहले हीलियम ऊपर जाएगा, फिर यहां पे ऐसे ऐसे करके, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है? यहां पे एफ ई होगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 के आसपास होती है, और यहां पे एक ये रीजन होगा, ए इज लेस देन 30, एक ये रीजन होगा, ए इज 30 इज लेस देन, ए इज लेस देन 170, फिर एक ये रीजन होगा, ए इज ग्रेटर देन 170, ऐसे, है ना? विद फिर है एनर्जी वर न्यूक्लियन विद यूज दिस ग्राफ टू एक्सप्लेन रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, तो ये कैसे डिफाइन करोगे? इस तरीके से डिफाइन करना, जैसे मैं बोलूंगा, अब मैं ऐसे बोलूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर big nuclei which have mass number greater than 170, the binding energy per nucleon is less, hence they breaks into two smaller nucleus which have greater mass, greater binding energy per nucleon, hence energy is released in fission reaction। जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, ठीक वही चीज आपको लिखनी है ना? कि बाइंडिंग एनर्जी, इस वाली रेंज की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ई बी एन इज लेस फॉर ए इज ग्रेटर देन 170 फॉर बिग न्यूक्लियाई, है ना? ए इज ग्रेटर देन 170, हेंस दे breaks into smaller nuclei of high EBN, high binding energy per nucleon, hence energy is रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है ऐसे। इस बात का ध्यान रख लोगे ना, बहुत है आपको तो, ठीक है? यस, आगे देखते हैं। आगे है ये, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ ए, द बाइंडिंग पर न्यूक्लियन फॉर हेवी न्यूक्लियाई इज दिस वन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मास नंबर। देखो ये तो आपको ड्रॉ द वेरिएशन, ये तो वेरिएशन तो ग्राफ तो सेम है, ग्राफ है ये तो, ग्राफ तो कहां पर हमने अभी 28 नंबर पे बनाया ही था। अब है द मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हेवी न्यूक्लियाई डिक्रीजेस विद द
मास नंबर एक्सप्लेन। मास नंबर बढ़ने के साथ साथ हमने पहले तो क्या बोला, ये बोला कि इससे बड़ा जो न्यूक्लियस होता है उसकी एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, मान लिया। तो वो बढ़ टूटता है तो बड़े वाले हाई वाले में टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कह रहा है चलो टूट गए वगैरह सब कुछ मान लिया, लेकिन कहानी यहां पे अटक रही है कि ये एनर्जी कम होती ही क्यों है। तो उसका सीधा सा आंसर है इन लार्ज न्यूक्लियस like A is greater than 170, large number of protons are present. Large number of protons are present, hence high high Coulombic repulsion exist, which results low binding energy per nucleon। कैसे, इसको बता देता हूं कि देखो जो बड़े वाले न्यूक्लियस होता है ना, जो जिसमें 170 से भी ज्यादा मास नंबर होता है, वहां पे न्यूक्लियस तो बड़ा हो ही जाता है। बड़ा न्यूक्लियस होगा तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रोटॉन्स वहां पे इतने सारे इंक्रीज हो गए तो उसके आपस में उनका कुलाम्बिक रिपल्शन बढ़ने लगेगा। जो कुलाम्बिक रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो उसकी वजह से उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी धीरे धीरे कम होने लगेगी आगे जाने के बाद, क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी तो उनको रोकने की कोशिश कर रही है और वो रिपल्सन के कारण दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए दूर भागने से वो बाइंडिंग एनर्जी का जो असर है ना वो कम हो जाता है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वहां पे डिक्रीज हो जाती है। इसके साथ में आपको यहां पे लिखा हुआ है, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है, ये आपको देख लेना, ठीक है। कितना बढ़िया बैठ गया ना ये, राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है। ये बिल्कुल आज बैठ गया। अब इसको मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे अपन। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ है। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। Draw the graph showing variation of potential energy of pair of nucleon as a function of their separation. Indicate the region in which it is attractive or repulsive. ये जो ग्राफ है ना, अपन ने कर लिया था एक्चुअल में। कहाँ पे किया है? ये अपन ने कर लिया है, ये किया है यहाँ पर, ये वाला 17 नंबर पे, ये वाला है ना। तो ये वाला ग्राफ है, सेम यही करना है आपको भी। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर पर है, न्यूक्लियस वाला ग्राफ है, सेम और कुछ भी नहीं है। देख रहा हूं कितने का टोटल। चलो आज अभी ये वाला चैप्टर जल्दी हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे इसमें। फिर है ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियन विथ सेपरेशन, ड्रॉ इनटू इंटरफेस फ्रॉम दिस, ड्रॉ टू इंटरफेस। दो इंटरफेस बताने, जो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी होती है ना वही बतानी है, ठीक है। तो ये 17 पर ग्राफ ऑन 17 और 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बतानी है आपको, बता देना है ना। वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जल्दी से डिक्रीज हो जाता है, इसके यहां पर रिपल्सिव होता है, उसके आगे अट्रैक्टिव होता है, ये सब बताना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे देखो, यह है कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स विल द फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम कीप 800 वॉट इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो, टेक द फ्यूजन रिएक्शन एज। 2 kg ड्यूटेरियम हम वहां पे काम में ले रहे हैं, इसको इस रिएक्शन के अंदर कितना 2 kg ड्यूटेरियम काम में लेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो उससे जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी एनर्जी से ये जो लैंप है कितने साल
तक ग्लो करेगी ये बताना है। ये आपको एक छोटा सा यहां पर थोड़ा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने लायक है ना। लेकिन इसमें केवल कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है। इसमें कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम में लेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा अमाउंट कितना है। ये मास है यहां पे 2 kg, मतलब 2000 ग्राम्स। 2000 ग्राम्स में अब हमें क्या, ये दो ड्यूट्रॉन मिलके रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि ये रिएक्शन कितनी बार होगी तो उतने टाइम से एनर्जी निकलेगी, यही तो है ना। तो कितनी बार होगी, तो कैसे, जितने नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स होंगे उनसे आधी बार होगी, कि दो मिलकर एक बन रहे हैं, यही तो है ना भाई। अगर 500 न्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन हुए तो 250 बार होगी। अगर 500 न्यूट्रॉन्स है तो 250 टाइम्स होगी, तो ऐसे ही। तो मास आपका ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे यहां पे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही तो होता है। और जो ड्यूट्रॉन है उसका मास नंबर अगर 2 है तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1000। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर जो n होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 6023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ड्यूट्रॉन्स हो गई। इतने नंबर हो गया ड्यूट्रॉन्स का। अब आपको ये पता है कि ये इतने नंबर हो गए तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ अब एनर्जी, टोटल एनर्जी रिलीज्ड, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी रिलीज्ड हो जाएगी क्यू नंबर, जो इसका ये क्यू वैल्यू है ना, ये क्यू वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवाइडेड क्यों किया, क्योंकि आपको यहां पे इसको दो मिलकर एक बन रहा है इसलिए किया। तो Q की वैल्यू क्या है, 3.27 इंटू एन की वैल्यू क्या है 6023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2। ये किस में है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 327 इंटू 6023 इंटू 10⁻23 अपॉन 2, ये है। पहले तो मेगा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए 10⁻6 आ गई। अब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब आप सोल्व कर लोगे ना तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर हमारे लिए पास आएगा, देखो 3 इंटू 27 इंटू 6023 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 2, ये इतना आ गया यहां पे, कितना बता देता हूं, 390,290 इंटू 10⁻। अब पावर कितनी है 23, तो ये और 26 ये दोनों मिलकर 30 हो गई। 30 के बाद 29 हो गई है ना, 29 में से 19 गई तो ये हो गई यहां पर आपके लिए 10 बच गई। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3.90 इंटू 10⁻15 हो गई है, ठीक है। अब इतनी तो टोटल एनर्जी है, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन पावर। एनर्जी कितनी है 3.90 इंटू 10⁻
15 डिवाइडेड बाई, ये नहीं, पावर, पावर कितनी है, 800 वॉट है, 800 वॉट। तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके लिए यहां पर ये बनेगा 3.9। तो 3.9 है ना, तो इसको नियरली 4 के हिसाब से अगर अपन मान लेते हैं तो ये 0.5 इंटू 10 to the power 12 सेकेंड्स हो जाएगा। इतने सेकेंड्स तक ग्लो करेगी वो। अब सेकेंड्स आ गए ना, तो इसको अब ईयर्स भी निकाल सकते हो आप। इतने सेकेंड्स है, तो आप यहां पर ईयर्स निकालने के लिए देखो, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं हम। तो ईयर्स निकालने के लिए 5 इंटू 10 to the power 12 सेकेंड्स को आप पहले आवर में, इनमें 60 इंटू 60, इतने दिन। अब इसको दिन में फिर 365 इंटू 4, पहले आवर्स में किया, आवर्स को दिन में किया, फिर दिन को ईयर में किया। तो जब इसको अगर आप देखते हो तो यहां पर हम देखो 5000, मैंने 6 पावर यहां पे ले ली है, जिसमें से 60 डिवाइड कर दूंगा, फिर 60 डिवाइड कर दूंगा, फिर यहां पर 365 से डिवाइड कर दूंगा, और फिर यहां पर 24 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर अपने पास कितना हो गया, ये हो गया 0.15 इंटू 10 to the power 6 या 1.6 इंटू 10 to the power 5 ईयर्स। ये लगभग हो गया 1.5 लाख वर्ष तक ये लाइट ग्लो कर सकती है। अगर आपने 2 केजी फ्यूल 2 केजी आपने ड्यूट्रॉन्स लिए, और वो ड्यूट्रॉन्स यहां पे ग्लो करके रिएक्शन करके इतनी एनर्जी दे रहे हैं, तो इस एनर्जी से ये वाली लाइट 1.5 लाख वर्ष तक ग्लो करेगी लगातार। ये आपको ध्यान है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, ध्यान रखना इसको। इसमें क्या मोल कॉन्सेप्ट यहां पे काम आया है, और वहां पे टाइम को इस ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए काम आया है। बाकी बीच की जो चीज है ना, वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल मास ले लिया, मास में नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स से आपने टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लिए, इतना आया। फिर टोटल एनर्जी कितनी, जितने रिएक्शन होंगे उतने, तो Q इंटू एन डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2 मिलकर 1 बन रहा है इसलिए। फिर आगे का आप इजी है, आगे का कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, ये देखो, ये भी रिएक्शन जैसे ही लग रहा है मेरे को। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। फिजन दो, एक बड़ा 2 छोटे में टूटता है, फ्यूजन 2 छोटे 1 बड़े में बनता है ना। ये तो कर दोगे, थ्योरेटिकल है, ये तो क्या है, मैं क्या बताऊं। फिर दूसरा है फ्यूजन प्रॉपर्टी। फ्यूजन प्रॉपर्टीज ऑफ प्लूटोनियम आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ, फ्यूजन प्रॉपर्टी ऑफ प्लूटोनियम आर वेरी सिमिलर दोज ऑफ यूरेनियम 92 to 35। हाउ मच एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिलीज्ड इफ all the atom in 1 gram of pure plutonium undergo fission? The average energy released per fission is 180 mega electron volt। सेम वो का वो है जो हम यहां पर बात कर रहे थे, सेम वही है। तो इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले इसका मोलर मास कितना है, ये है, तो यहां पे ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 239, ये हो गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ पीयू न्यूक्लियंस, पीयू है ना, प्लूटोनियम होता है ये, पीओ तो पोलोनियम हो जाएगा, न्यूक्लियस तो कितना 1/239 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23। 022 आता है, 23 आता है, ये पॉइंट में देख लेना, जो भी आता वो कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका नंबर ऑफ हो गया। अब यहाँ पे जो प्लूटोनियम है ना, वो एक ही होता है, जैसे 2 न्यूट्रॉन 2 मिलकर कर रहे थे ना, यहाँ पे 2 नहीं होंगे, फिजन होगा तो एक अकेला प्लूटोनियम
टूटेगा तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू Q वैल्यू इंटू एन। तो Q वैल्यू कितना है 180, 180 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 239 है, 239 है, ये 6 नहीं है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको MeV में कन्वर्ट कर, इसको जूल में कन्वर्ट कर देना, और क्या है 180 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 239 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 10⁻6, जूल के लिए 1.6 इंटू 10⁻19। इसको सोल्व करके केवल आंसर लिखना है, आप लिख लेना आप, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है। एवरेज एनर्जी रिलीज इसमें दे रखी है, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन 1 ग्राम के अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी। इतनी एनर्जी इसमें 1 kg में इतनी एनर्जी आ जाती कि 1 लाख टन कोयले में भी नहीं आती। इसलिए यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की दिक्कत क्या है, इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत ज्यादा वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर। लेकिन उसके बाद के जो खर्चे ना वो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन इसके सेफ्टी के लिए खर्चा ज्यादा होता है। जैसे अगर इसके अंदर जो क्या बोलते हैं एक्सीडेंट्स जो होता है ना, इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि इसके बाद मतलब उस पूरे एरिया को संभालना बहुत मुश्किल होता है। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मैन मेड जो त्रासदियां हुई है ना, मैन मेड जो डिजास्टर्स हुए हैं, उनमें से सबसे पहला नंबर, सबसे खतरनाक वाली हुई है न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट होने की, जिसमें कार्नोबिल करके यूक्रेन के अंदर एक जगह है, जो यूक्रेन रशिया का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम पे 1986 के अंदर ब्लास्ट हुआ था वहां पे। तो उसके आसपास के एरिया के लोग इतने इन्फेक्टेड हो गए कि आज तक वो परेशान रहते हैं, वो उस एरिया में जाता ही नहीं है कोई आज तक। यह है जैसे अपने भोपाल में हुआ था, वो तो गैस कांड हुआ था, लेकिन उस एरिया में अब तो लोग नजदीक तो रहते हैं ना, वहां पे नजदीक तक भी नहीं रहते, इतना भयंकर है वो, है ना। यह है, आगे देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, एग्जाम्पल ऑफ ईच, इसका एग्जाम्पल देने हैं। एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये दिया था ना अपन ने, जस्ट लिखा था थोड़ी देर पहले ही। यह है ये वाला 28 के ऊपर जो लिखा वही सब के ऊपर लिखना है। वही लिखना है, हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है कि ईबीएन ऑफ बेबी, ये जो है 14 नंबर पे लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, वही है। और 14 की जो एक्सप्लेनेशन है ना वही है, ये आप देख लेना। फिर है हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट कैन बी ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम। अब वहां पे देखो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, केवल 800 की जगह 100 वॉट दिया हुआ है ना। 32 पे जो हमने किया था वही है, 32 पे किया हुआ है यूज 100 इन द प्लेस ऑफ 800, बाकी सब सही है, ठीक है। ये आप कर लेना, सेम वो का वो है, और कुछ भी नहीं करना। और ये क्या है, अरे नहीं, इसमें तो अपन ने पीछे कर ही दिया ना, ये दूसरा है, दूसरी जगह लिख दिया, यहां पे करना है वो। 32 में है यूज 100 इन द प्लेस ऑफ 800, हो जाएगा। आगे डिपिक्ट द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियन विद सेपरेशन। तो ये न्यूक्लियर वो वाली है, न्यूक्लियर फोर्स वाली है, ये न्यूक्लियर फोर्स वाली है जो हम यहां पे आ गया, ये जो पहले कर रहे थे ना 17 पर। अब अगली बार से है ना, जैसे नेक्स्ट टाइम कभी बनाऊंगा ना मैं ये वाले जो वीडियो, लेकिन अगले वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चंस है ना इन सब को एक साथ कर दूंगा,
जैसे जो सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है ना, उनको एक ही पेज के अंदर, एक ही पार्ट के अंदर कर देंगे। उससे क्या है, फिर उनको फिर ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और बहुत शॉर्ट लेक्चर हो जाएगा बाद में। फिर है इमेजिन द फ्यूजन ऑफ ए फेरस या आयरन इन टू इक्वल फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज द फ्यूजन एनर्जेटिकली पॉसिबल। क्या ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है? जस्टिफाई योर वर्किंग आउट क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस। क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है। क्या कह रहा है, आपने एक Fe लिया 2656, ये ब्रेक हुआ एल्यूमिनियम 1328 प्लस एल्यूमिनियम 1328, ऐसे ब्रेक हुआ ये। क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या ऐसा ब्रेकडाउन होना? पहले तो आपको ये बताना है। तो इसका आपने कॉन्सेप्ट क्या ले रखा है, ये आप ले लो M1, ये आप ले लो M2, टोटल का M2। ओके, तो अब जो इसका जो M2 होगा, तो यहां पे हम डेल्टा M कैलकुलेट करेंगे, M1 माइनस M2, जो कुछ भी डेल्टा M आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात है। तो करो, करने के लिए डेल्टा M इज इक्वल्स टू M1 कितना है 5593,494 माइनस M2 कितना है 2 इंटू, क्योंकि ये दो गए ना, तो ये 2 इंटू 27.981914 ये हो गया। अब यहां पर है ना, देखो मैं अब कैलकुलेशन आपको सीधी बता नहीं देता हूं, मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ये 55.93,494 माइनस 2 इंटू 27.981914, तो ये आ गया -0.028 या 888 आएगा, तो इसको आप 9 कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको एनर्जेटिकली बताना है। हमें पता तो यहीं पर चल गया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मास डिफेक्ट है ना, 1 से 2 का जो मास डिफेक्ट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। लेकिन हमें फिर भी क्यू वैल्यू निकालेंगे, तो एनर्जी Q इज इक्वल्स टू -0.029 इंटू 931, ये इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो इसको हम यहां पर इंटू 931 अगर करेंगे, तो ये एनर्जी आ रही है -26.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे जो एनर्जी नेगेटिव आ गई ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख दोगे एनर्जी इज नेगेटिव, hence reaction is not possible, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ध्यान आ गया ना, ध्यान में इस तरीके से देखना है। आगे देखो, वहीं पर ये देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है 22 में, और उसके पहले या उसके बाद में एक बार क्या आ गया, सैंपल पेपर में आ गया। ये सैंपल पेपर में 21 के सैंपल पेपर में है और 22 के एग्जाम में आ गया। ये देखो, ये वाली हालत है। तो ये अभी जस्ट हमने इसके पहले 36 पे किया था, और ये क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो अगली बार इसको हटा दूंगा मैं, जब नेक्स्ट टाइम किसी को कराऊंगा तो। अब ये जो है ना, यूरोनियम कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली इमिट ए प्रोटॉन एंड गिवन, ये मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ है, इसने कह दिया। अब आपको प्रूफ करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, कैसे कि यूरेनियम 92-238 इज कन्वर्टेड इनटू, ये Pa क्या होता है मेरे को याद नहीं आ रहा इसका, 237 प्लस 1H1 ऐसे। तो इधर का जो मास है वो M1, इधर का टोटल मास M2, तो M1 माइनस M2 करना है। M1 माइनस M2 कितना होता है, ये होता है M1 इतना 238.9
05079 माइनस M2 कितना है, ये दोनों का एडिशन 237.0511 प्लस 1.0078 ये हो गया। अब इन दोनों में आप देखो, उसको एडिशन करके इसमें से सब्ट्रैक्शन करना है, और ये वैल्यू अगर नेगेटिव आए, इफ करके बता देते हैं, ये कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग हो गया, फिर आप करके बता देता हूं। तो ये कितना हुआ, देखो 238.05079 माइनस 237.05121 माइनस 1.00783, तो ये आ गया 0.00825, ये आ गया। आपको क्या चाहिए, Q वैल्यू, एनर्जी, तो ये 0.00825 इंटू 931, तो ये कितना आ जाएगा 931 मल्टीप्लाई 931, तो ये आ जाएगा माइनस का 7.68, तो Q वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव हैंस नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है। तो आगे देखते हैं, चल जाएगा एक बार, है ना, देखते हैं, अगर डिस्चार्ज हो गया तो चेंज कर लेंगे। अब ये देखो यहां पर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व एज शोन, ये शोन किया दिया हुआ है, आपको बताया हुआ है। इसमें क्या हो गया, ये आपका x है, यहाँ पे ये y है, ये y है, ये यहाँ पे x है ऊपर, यहाँ पे w है, यहाँ पे s है। फोर न्यूक्लियाई बेस्ड ऑन द ग्राफ अरेंज x, w and s in increasing order of stability, increasing order of stability, x, w, x, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये क्या हो जाएगा एक्स डब्ल्यू एस, एक्स डब्ल्यू एस, ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है ना, तो एस डब्ल्यू एक्स, ये आपके पास इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। राइट द रिलेशन बिटवीन रिलेवेंट ए एंड जेड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन की ए और जेड की, राइट द रिलेशन बिटवीन द रिलेवेंट ए एंड जेड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा मास नंबर का एडिशन इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का बराबर होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का एडिशन दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे, एस के लिए क्या लिखा हुआ है, एस के लिखा हुआ है जेड ए, एक्स के लिए क्या लिखा हुआ है, एक्स के लिए Z2 A2, W के लिए Z1 A1, तो यहां से क्या आ गया A इज इक्वल्स टू A2 प्लस A1, Z इज इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1, सिंपल सा है रिलेशन बिटवीन A एंड Z वैल्यूज, हो गया, ये रिलेशन आ गया ना, यहां पे इतना ही है, इनका सम इसके सम के, इस साइड के सम के बराबर होना चाहिए। अगर इधर S के साथ में Y भी दे देता तो A प्लस A3 करते और इधर से ये दोनों का एडिशन करते, मतलब सम करना है और कुछ भी नहीं करना। एक्सप्लेन वाई बाइंडिंग एनर्जी हेवी न्यूक्लियर इज लो, ये कुलाम्बिक रिपल्सन, ड्यू टू कुलाम्बिक रिपल्सन, ड्यू टू हाई कुलाम्बिक रिपल्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, उनके कुलाम्बिक रिपल्सन के कारण यहां पर यह काम होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे, हाउ आर प्रोटॉन्स
हाउ आर प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हेल्ड टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस? हाउ? ड्यू टू यूजिंग बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वहां पे मास कम होता है, मास डिफेक्ट होता है। एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन। ये फंक्शन हो गया, ये तो हो गया बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट। बाइंडिंग एनर्जी कॉन्सेप्ट ये एक्सप्लेन करना है। ये हो गया आपका ग्राफ, जो 17 नंबर पे ग्राफ है, ये वो हो गया। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इन दिस रीजन। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब अट्रैक्टिव नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अट्रैक्टिव नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स हो गया ये, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है स्टेट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के जो फीचर्स है वो बताने हैं। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियन। ये आपका 17 वाला पूरा है काम, ठीक है ना, ये इसमें, और ये पूरा उसके प्रॉपर्टीज है। अभी क्या इसमें, इस चैप्टर में अभी कुछ है नहीं ज्यादा, इसलिए ड्रॉ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही 17 नंबर वाला ग्राफ है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, इसको आपको डिटरमाइन करना है। तो क्या यहां पे जो न्यूट्रॉन होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर तो 0 होता है, लेकिन मास नंबर 1 होता है। ये इसने दिया नहीं, ये ध्यान रखना, आपको याद भी रखना है इसको। इसका ये 0 और इसका ये 1। अब आपको ये काम इसको कर सकते हो। तो बैलेंसिंग मास नंबर, ठीक है, मास नंबर के लिए 1+1 1+235 इज इक्वल्स टू A+94+2 × 1। ए फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो A इज इक्वल्स टू 236 प्लस ये 94 प्लस, ये प्लस नहीं, इधर माइनस आएगा, ये -94 प्लस ये 96 हो जाएगा। जो भी आंसर आए लिख देना। और इसके लिए एटॉमिक नंबर, तो इसके लिए क्या करोगे, 0 + 92 इज इक्वल्स टू 54 प्लस B + 0 × 2। तो ये आ जाएगा B इज इक्वल्स टू 92 - 54, जो भी आए, शायद ये 36 आएगा क्या, ये 36। ये SR नहीं होता 36 पे, तो यहाँ पे KR होता है, ये ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना, वैसे इसने जो भी दे दिया वो सही ही है, जो सही मानना है। और मैं कोई KR तो पूछा नहीं कि इसकी जगह KR होगा कि ये सही होगा, होता KR है वैसे, है ना, क्रिप्टॉन होता है ये। इतनी केमिस्ट्री तो मेरे को भी आती है यार, इतनी भी क्या है, ये पेपर बनाने वाले को इतनी भी नहीं आती है। आगे राइट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यह हो चुका है। ड्रॉ पोटेंशियल एनर्जी, ये 17 वाले का है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं, वेरिएशन ऑफ राइट द रिलेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन MeV ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास, ये एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर इन टर्म्स ऑफ द masses of its constituents, namely न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये आपके पास जो न्यूक्लियस ऑफ मास इतना, देखो एक इसमें क्या कह रहा है, ये आपके पास न्यूक्लियस है जिसका मास m है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स z है, नंबर ऑफ इसका मास नंबर a है। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन लिखो, इस सारों को यूज करके ऐसे बता रहा है ये। तो ऐसे समझ में आया क्या? सबसे पहले हमें पता है
m को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एनर्जी बनती है। लेकिन हमने इसको इजी कैलकुलेट करके, ये तो हमने देख लिया होता है भाई, लेकिन ईबी की जो वैल्यू आती है ना, बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू आती है, उसको हमने शॉर्ट में करके डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया इसको। इजी हो गया काम। अब डेल्टा एम की वैल्यू क्या आती है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एक प्रोटॉन का मास, प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, ए माइनस जेड इंटू एक न्यूट्रॉन का मास। ये हो गया आपके पास टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास। क्लास में 25 बच्चियां, 15 बच्चे हैं, तो 15 बच्चियों का मास इंटू 15 बच्चों का मास, मतलब लड़कों का लड़कियों का। अब पूरी क्लास का मास वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये डेल्टा एम हो गया। तो अब आप इसको ईबी को और अच्छे से कर दो, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, है ना। माइनस एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस फॉर्म में लिखना था इसको। इसको इस तरीके से लिखवाना था अपने से। और ये जो है ना, ये हमने यूज कर लिया कहां पे, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो ग्राफ है ना, ये वो वाला ग्राफ है। कहां पर गया रे यार, बहुत पीछे गया, इतना तो हमने पढ़ा ही नहीं आज। 28 नंबर पर है ये, है ना। कहां पर है, 28 का ग्राफ है। और ये एक्सप्लेनेशन है ना, रिलीज इन एनर्जी, वो सब कुछ कर लेना आप उसी को यूज करके। तो नेक्स्ट देखो, इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन इजी, यहां से ड्यूट्रॉन से ये निकला है। ऑल द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज कंजर्व्ड येट एनर्जी इज रिलीज, हाउ इज इट इज पॉसिबल, एक्सप्लेन। तो आप यहां पे वही एक्सप्लेन करना है कि जो इसकी टोटल मास है ना, देयर इज अ मास डेफिशिएंसी इन द बेबी न्यूक्लियस। टोटल मास ऑफ बेबी particles is less than the mass of parent particles। पार्टिकल्स मतलब यहां पे न्यूक्लियस है ना, पार्टिकल्स। हेंस हेंस देयर इज अ डेफिशिएंसी, ये देख लेना आप जो भी है ना, डेफिशिएंसी ऑफ मास दैट इज कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। एक तो ये हो गया। एक आप इसमें ये भी बता सकते हो कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ बेबी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस जो पेरेंट है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईबीएन ऑफ बेबी इज मोर देन ईबीएन ऑफ पेरेंट, हेंस एनर्जी इज रिलीज्ड। ये आप दोनों यूज कर सकते हो, कोई एक भी कर सकते हो, दोनों करना चाहिए वैसे तो। आगे देखते हैं, ड्रॉ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पेयर। तो ये तो वो 17 नंबर पे जो इतना फेमस हो गया, 17 नंबर वाला ग्राफ, क्या ही बताऊं मैं आपको, है ना। फिर है आंसर द फॉलोइंग, वाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाउंड टू बी कांस्टेंट फॉर न्यूक्लियस ऑफ रेंज ये लाइंग बिटवीन, वाई वाई इट इज सो, बिकॉज बिकॉज न्यूक्लियर force is very short range
फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है ये, इसलिए होता है, ठीक है। व्हेन ए डिले व्हेन ए हेवी न्यूक्लियस विद मास नंबर ए इतना ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियर इतना एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। हाँ तो इसने पूछा, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं है क्या ये भूल गए, अपन कर चुके हैं वैसे, ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं ये, इसमें क्वेश्चन भी आधा है और वे कर भी चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। आगे चलो। इन अ टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कन्वर्ज्ड, ये वही है अभी जो अपने 46 पर ही देखा था क्या इसको, 46 ने 45 पर, 45 पे किया था वही है। शो दैट न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ एन गिवन न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये अपन ने सबसे पहले ही कर लिया था। ये अपन ने बहुत पहले कर लिया था। अच्छा इस तरफ है ये देखो मैं ढूंढ के ही रहूंगा आज इसको। ये 22 नंबर पर है, 22 नंबर पर है, ठीक है। चलो आगे। फिर व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, याद ध्यान में रखना, ठीक है। शो दैट डेंसिटी ओवर द रेंज ऑफ, ये अपने पास कितना अभी का कितना लिखा था 22, 22 पे किया हुआ है, ये सेम वही है और कुछ भी नहीं पूछा। ड्रॉ अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये 27 वाला है क्या, कितने पर किया हुआ है, या 17, ये 17 पर किया हुआ है शायद, 17 पे चलते हैं। हाँ 17 पे किया हुआ है, ये 17 पे किया हुआ है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको यहां से बताना ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ड्रॉ क्यू वैल्यू, डिफाइन क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस, जो एनर्जी रिलीज होती है ना वही क्यू वैल्यू होती है। व्हेन कैन ए न्यूक्लियर प्रोसेस कैन नॉट बी प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, क्यों नहीं हो सकती, इफ क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, है ना, देन ओनली, ये इसका ये हो गया। इफ बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंजर्व्ड इन प्रोसेस, इन व्हाट वे द मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी वाइस वर्सा, तो वो मास डेफिशिएंसी के कारण, मास डेफिशिएंसी के कारण, है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है, मास डेफिशिएंसी आएगा इसका, ठीक है। और ये इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड भी होता है वैल्यू बेस्ड भी होता है। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू बेस्ड हो गया, अदरवाइज वो केस बेस्ड हो गया अगर केस स्टडी है तो, ठीक है। तो यहां पे देखो, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1991 बाय लॉर्ड रदरफोर्ड एंड हिज एसोसिएट by experiment on scattering alpha particles by atom. He found that the scattering result could be explained if atom consists of a small central massive and positive core surrounded by orbiting electron. The experimental result indicated the size of the nucleus is of the order of 10 to the power minus 14 and is thus 10,000 times smaller than the size of an atom. The particle having no charge and no mass is, तो अब यहां पे देखो, यहां पे ये सब कुछ बताए। अब यहां पे देखो कौन सा में किस में है जिसमें चार्ज भी नहीं है मास भी नहीं है। पार्टिकल हैविंग नो चार्ज एंड नो मास, किस में नहीं है, प्रोटॉन में चार्ज है मास भी है, न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं है लेकिन मास तो है, पॉजिट्रॉन में चार्ज है मास नहीं है। पॉजिट्रॉन होता है ना ये बीटा प्लस होता है और इसका मास भी होता है, थोड़ा बहुत मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होता है। न्यूट्रिनो के अंदर चार्ज भी नहीं होता और मास भी नहीं होता, इसी वजह से न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अभी तो ये सिलेबस में नहीं है आपके,
पहले जब रेडियो एक्टिविटी के साथ सिलेबस में होता था ये, है ना, अभी नहीं है। मासेज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम आर इन द रेशियो। मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ प्रोटियम, प्रोटियम मतलब प्रोटॉन, प्रोटियम का मतलब होता है 1H1, ड्यूटेरियम का मतलब 1H2, ट्रीटियम का मतलब 1H3। तो मास, मास कैसे, जो मास नंबर है वही मास नंबर हो गया इनका, तो 1:2, 2:3 ए हो गया इसमें। एक के अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है फर्स्ट वाले के अंदर, दूसरे वाले एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो डबल हो गया। तीसरे वाले के अंदर एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, तो ट्रिपल हो गया ना, इस तरीके से। डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज मोर फॉर लाइटर एलिमेंट एंड लेस फॉर हेवियर, नो। मोर फॉर हेवियर, लेस फॉर लाइटर, नो। ऑर्डर ऑफ 10⁻12 kg, नो। ये क्या ऑर्डर पता क्या होता है, पता है क्या? इसका ऑर्डर होता है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये इसका ऑर्डर ये होता है। अगर आ जाए तो बता रहा हूं, आ जाए तो ये लिख देना, ठीक है, याद रखना इसको। इतना कुछ जो मेरे को पता है ना, वो आप तक पहुंचने में क्या नुकसान है, वो नहीं पहुंचेगा तो नुकसान है। कांस्टेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास भी बता सकते हो, कांस्टेंट भी बता सकते हो, है ना, इनवेरिएंट भी बता सकते हो, ये चीजें हैं। इफ r इज द रेडियस a एंड a इज द मास नंबर, देन log r वर्सेज log a ग्राफ विल बी। log r वर्सेज log a का ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स और सर्कल। तो log r देखो, r इज इक्वल्स टू r0 log a टू द पावर 3, 1/3। तो अगर आप इसको log कंसिडर कर लोगे तो log r विल बी r0, नॉट r0, log r0 a टू द पावर 1/3। इसको अगर आप और सॉल्व करोगे तो log r इज इक्वल्स टू log r0 प्लस 1/3 log a। अब ये है ना y इक्वल्स टू ये mx पास आगे वाला, ये c है इधर वाला, तो ये तो m ये इसका हो जाएगा। अब ये क्या r और a में नहीं पूछा है इसने, log r और log a में पूछा है, तो ये दोनों का क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, है ना। और रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ 1x3 एंड 1x3 एंड 14y81। रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई क्या होता है? इतना, इसका नहीं, इसका रेशियो होता है 3 टू द पावर 1/3 अपॉन 80 1 टू द पावर 1/3, ऐसे होता है इनका रेशियो। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 3 टू द पावर 1/3 और ये 27, ये 1/3 पावर है इसकी भी, ये होगा 27 इंटू पावर 1/3, तो 3 इंटू 3 टू द पावर 1/3। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो ये वाला काम हो गया। इसको समझ के चलना, इसमें A3 दिया हुआ है, इसमें A81 दिया हुआ है। तो 81 जो है ना वो 3 की पावर 1/3 और 81 की पावर 1/3। 81 को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, 27 इंटू 3, तो 27 का रूट क्यूब, तो क्यूब रूट तो 3 हो जाएगा, जो 3 हो गया, और जो बच गया 3 उसकी पावर 1/3 रहेगी एज इट इज। तो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल आउट, 1/3 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है एक लेक्चर में। ये मैंने अभी तक के जितने भी मैंने सेशंस रिकॉर्ड किए ना, ये मैंने सबसे आसान तरीके से रिकॉर्ड किया है। 1.5 घंटे लगभग, 1.5 घंटे नहीं, 1.25 घंटे हो गए होंगे, है ना। हाँ, और इट्स 2 AM, 2 बज रहे हैं रात के, और आपके लिए रिकॉर्डिंग हो चुकी है ये, और आप देखना इसको पूरा। अब तो मैं लास्ट में बता रहा हूं आपको, अगर आपने नहीं देखा तो रिपीट करके पूरा देखना, अभी नहीं देखो तो एग्जाम के बाद पूरा देखना, ठीक है। जब आपकी सारी एग्जाम पूरी खत्म हो जाए फिर देख लेना आप चाहे ये वाला लेक्चर, बाकी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं रात को 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
और आप देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको तो ये चैनल लेट मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने जूनियर्स तक जरूर पहुंचे। उनको स्टार्टिंग से ही मैं 12th क्लास की फिजिक्स सिखाने वाला हूं बच्चों को, और 11th का भी स्टार्ट करूंगा। और उसके बाद मेरा प्लान तो ये है कि मैं जेई नीट के भी जो पीवाई क्यूज है वो सॉल्व करवाऊंगा ऑन लाइव बेसिस। देखते हैं कि क्या है, लेकिन मेरा प्लान बहुत कुछ है, एग्जीक्यूट कितना होता है वो देखते हैं बाद में, ठीक है। अभी तो आप ये काम करो और अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।